नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस और एमपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिकॉज ये उसी सिलेबस से बनाए हैं जो सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो पीवाईक्यू भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। जिस भी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी भाई, मेरे से बिंदास होकर आप कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगला जो सेशन आएगा उसमें मैं आपके डाउट्स को रख के उस पर क्वेश्चन बनाऊंगा। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन, उसने कहा यदि 81 माइनस 196 5 है, 64 माइनस 36 2 है, तो 289 माइनस 16 क्या होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। उससे आपको डेली हर एक सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डेली आप लोगों के लिए लेके आऊंगा ऐसे बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसके अंदर आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग का पूरा कोर्स हमारे साथ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एक बड़ी सी संख्या है, ये भी एक बड़ी संख्या है, उससे जो आ रहा है वो बहुत छोटी संख्या है। जब बड़ी बड़ी संख्याएं हो हमारे पास और उससे एक छोटी संख्या है, बीच में यहां माइनस का साइन है, तो जरूरी नहीं हम माइनस हो, क्योंकि रीजनिंग में लॉजिकल बातें होती हैं तो ये कुछ और भी हो सकता है। बट अभी के लिए हम इसे माइनस मान के चलेंगे। बट इतनी बड़ी बड़ी संख्या से जब हमें एक छोटी संख्या लानी होती है तो प्यारे दोस्तों वहां आंसर हमेशा वर्गमूल या घनमूल करके होता है। तो यहां से साफ साफ नजर आ रहा है कि 81 का वर्गमूल 9 होता है, जबकि 196 जो है 14 का वर्ग होता है, तो उसका वर्गमूल 14 हो जाएगा। अब हम देखें कि 14 और 9 का ऐसा क्या संबंध है कि हमें 5 मिल जाए। तो 14 में से अगर मैं 9 माइनस करता हूं, आप लोगों को पता है कि मुझे 5 मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहां इन दोनों संख्याओं के वर्गमूलों का अंतर दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, अब 9 में से 14 माइनस करके तो -5 आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में माइनस के साइन को इग्नोर कर देते, क्योंकि ये रीजनिंग है तो उसमें लॉजिक लगाना आपको बस इतना ही है। जैसे अब यहां देखिए, इसी लॉजिक को यहां फिट करके देखते हैं। जो आपके पास पहली वैल्यू होती है ये एक पैटर्न बताता है, दूसरा उसको कंफर्म करता है, तीसरा फिर आपको आंसर बताना होता है। तो रीजनिंग में हमेशा याद रखना है कि दूसरे वाले को चेक जरूर करना है, नहीं तो आंसर गलत होने के चांसेस हैं। वर्गों की बात हो रही थी तो 64 किसका वर्ग है, 8 का, और 36 किसका वर्ग है, 6 का। इन दोनों का अंतर कितना होता है, 2 होता है। तो उसी पैटर्न को यहां यूज किया हुआ है। अब हम बात करेंगे 289 की। 289 17 का वर्ग होता है तो इसका वर्गमूल 17 हो जाएगा, और 16 4 का वर्ग होता है तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर 13 है, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इनमें हमें बस सिर्फ देखना होता है लॉजिक, क्या उसने लॉजिक फिट किया हुआ है। कई बार ये ऐसा भी होता है कि यहाँ जो आपका अंतर है वो अंतर ना हो कि कुछ और भी दे सकते हैं, यहाँ योग करके भी आ सकता था आंसर। तो इस माइनस का मतलब सिर्फ माइनस नहीं होता है, ये अलग हो जाता है किसके अंदर, आपका रीजनिंग के अंदर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो मेरे दोस्तों, यहां बात करते हैं कि गैप्स की। छोटा एबीसीडी में लिखा है और बीच बीच में गैप्स दिया है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो नंबरिंग में भी आने स्टार्ट हो गए हैं, पहले सिर्फ छोटी एबीसीडी में ही आते थे। तो इनमें क्या करते हैं, इनमें बनाते हैं पेयर। पेयर्स बना के और हम लोग उनमें फिर एक पैटर्न फाइंड करते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो उसको कैसे करते हैं ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए, पहले काउंटिंग करने की हमारे पास कितनी जगह अवेलेबल है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हमारे पास 20 जगह है। तो अब हम क्या करेंगे, 20 के ऐसे पेयर बनाएंगे जो हमारे ये बराबर बराबर बट जाए। तो 20 को मैं तोड़ सकता हूं 4 और 5 में, 4 और 5, या तो मैं 4 के पेयर बना लूंगा या तो मैं 5 के पेयर बना लूंगा। तो हमेशा छोटे वाले के पेयर बनाना, ताकि हम लोगों को बड़े जो गैप होते हैं उनमें पैटर्न फाइंड करने में ज्यादा दिक्कत आती है। तो छोटे गैप्स हमेशा आप कंसीडर करेंगे, और उन छोटे गैप्स में अगर पैटर्न नहीं भी फिट होगा तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि 5 वाला क्या बनने वाला है। तो 1 2 3 4 1 यहां बन गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 3 और 1 4 ये हो गया, 2 3 4 ये हो गया बच्चों। इसके होने के बाद, ये बनाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको देखना है जहां सबसे ज्यादा अल्फाबेट दिए हैं उस वाले पैटर्न को। जैसे यहां देखो, यहां 3 जगह भरी हुई है, यहां भी 3 जगह भरी हुई है। तो इनमें से आपको आंसर मिलेगा, और एक ही है जिसमें 3 जगह भरी हुई है, इसमें भी 3 जगह भरी हुई है। अब यहां देखो, जैसे इसमें ए सी बी है
और यहाँ ए सी है और यहाँ देखिए सी ए है, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक जैसे से बनने की कोशिश में है। ए सी के बाद बी है, तो अगर मैं यहाँ बी लगा दूं इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ आखिर में फिर डी होना चाहिए, तो ये डी हो जाएगा, तो ए सी बी डी। लेकिन आप देखो ये वाला जो जगह है एक छोड़ने के बाद अगली जगह है, तो इसका मतलब पीछे भी एक छोड़ के यही पैटर्न यहाँ मिलेगा आपको। तो इसमें पहले ए होना चाहिए, देखो ए सी बी बन गया और पीछे डी होना चाहिए, ए सी बी डी। तो इन्होंने क्या किया है, पहला पैटर्न तीसरा और पांचवा एक जैसा बनाया है। अब हमें देखना है कि दूसरा और चौथा थोड़ा सा अलग होगा, उसे हमें फाइंड करना है कि वो कैसे होगा। अब उसके लिए दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको समझाता हूं, जो आपको ठीक लगेगा वो आप यूज कर सकते हैं। पहला तो है मेरा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि यहाँ देखो ए सी बी डी, इसमें ए बी सी डी चारों अल्फाबेट का यूज हुआ है, इसमें भी चारों अल्फाबेट यूज हुए हैं, इसमें भी चारों अल्फाबेट यूज हुए हैं। तो हमारे हिसाब से रीजनिंग का पैटर्न ये कहता है कि इसमें भी चारों जो है अल्फाबेट यूज होंगे। तो ए सी बी है, डी नहीं है, तो इसे मैं यहाँ में डी लगा सकता हूं। अब हमें देखना है इस चीज को ऑप्शन से कंफर्म करना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो हमने भरा है किसी ऑप्शन में मौजूद है या नहीं है। देखो क्या है, ए डी डी डी, ए डी डी डी, यहां देखो यहां बी आ गया, जबकि यहां डी होना चाहिए था, डी डी डी, तीन डी लगातार, तीन डी लगातार ये रहे ए के बाद, और यहां तो ए ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो ये तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि अब आगे से आप लोग इसको बिल्कुल सही लगाएंगे, ऐसे गैप्स फिल करके। इसमें वर्ड वाले भी होते हैं और इसमें नंबर वाले भी होते हैं, नंबरिंग वाले अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले सेट में कराऊंगा। ये आता है पासे का क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसके अंदर पासे का क्वेश्चन ना आए, लेकिन पासे अगर दो होते हैं तो बहुत आसान होता है। दो वाले पैटर्न मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, और जिन्होंने नहीं सीखे हैं उस पर मैं एक अलग से सेशन ले लूंगा। अब इसमें जब तीन वाला होता है तो तीन वाले में सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं वो समझिए। तीन वाले में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ए, जैसे उसने कहा ना ए के विपरीत क्या है, तो जिसके विपरीत पूछा है उसको देखो कितने पासे में मौजूद है। अगर वो एक से ज्यादा पासे में मौजूद है तो उसके साथ जो जो है उनको लिख लो। जैसे ए के साथ यहाँ बी है और डी है, ए यहाँ मौजूद था, ए के साथ डी है और बी है, फिर ए के साथ ई है और डी है, यहाँ ई है और डी है, डी तो हम पहले ही लिख चुके हैं। अब ये सारे ए के साथ हैं, समझिए बात को। अब अगर देखो जैसे मान लीजिए ये ए है, इसके पीछे मतलब इसके विपरीत जो वो होगा वो यहां होगा, ये पीछे छिपी हुई जगह पे। इसका मतलब जो इसके विपरीत होगा वो दिखाई भी नहीं देगा हमें क्वेश्चन के अंदर, और उसके साथ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो उसके विपरीत होता है। तो ये दो यहां देखें डी और बी इसके साथ में है, तो क्या इसके विपरीत हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो इसलिए ये नहीं हो सकते। तो डी बी ई इसके साथ दिए हुए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पासे में, इसका मतलब ये इसके विपरीत कभी नहीं हो सकते। और जो जो यहाँ अल्फाबेट दिए उनमें सिर्फ एक एफ बचता है जो कि यहाँ मौजूद है और जिसको हम कह सकते हैं कि ये इसके विपरीत होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं जब दो से ज्यादा पासे हैं तो कॉमन लेके किस किस पासे में वो है जो हमें पता करना है, उसके साथ जो जो है बस उनको हटा दो, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। ये देखो, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जिसमें आपके जो है पिक्चर वगैरह दी हो। अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को पढ़िए। प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ के उसमें छेद करने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा। तो प्रश्न आकृति में हमने पेपर को मोड़ा है फिर उसमें छेद किया है, तो फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग वाला क्वेश्चन होता है। तो हमारे पास ये पूरा एक पेपर था, इसको हमने ऐसे मोड़ा, तो जो भी आप यहाँ करोगे, सपोज यहाँ हमने किया, तो जब इसको वापस अनफोल्ड करोगे अगर यहाँ किया है तो वो यहाँ भी दिखाई देगा, ऐसे वो दूसरी तरफ भी आ जाएगा। ऐसे ही फिर इस पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, अब यहाँ जो कुछ करोगे वो यहाँ दिखाई देगा और फिर जब इसको अनफोल्ड करोगे वो यहाँ भी दिखाई देगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसको फिर से फोल्ड कर दिया अंदर की तरफ, तो यहाँ जो दिखाई देगा वो यहाँ भी दिखाई देगा और यहाँ भी दिखाई देगा जब हम इसको खोल के वापस से ऐसे बनाएंगे जैसे ये था। फिर हमें इसके बाद ऐसे बनाना है, तो ऐसे बनेगा, तो जब ये ऐसे, तो ये कोने यहाँ आ जाएंगे दोनों और ये यहाँ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये सारी जगह घेर देगा और यहाँ पूरा एक सर्कल बन जाएगा और पूरा सर्कल देखो यहाँ बना हुआ है।
यहां भी बना हुआ है लेकिन ये 4 में है, जबकि 2 और 2 4 तो हमारे यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बात करते हैं कि ये दोनों कोने यहाँ दोनों कोनों को भर देंगे, ये दोनों कोने यहाँ दोनों कोनों को भर देंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें ये पैटर्न ऑप्शन डी में फिल होता है और किसी में भी फिल नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं ऐसे टाइप के क्वेश्चन अब आप आगे बिल्कुल सही कर देंगे, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अगले प्रश्न में जो हमें है उत्तर आकृति को पूरा करना होता है, मतलब कोई भी आकृति का कुछ भाग हम गायब कर देंगे और उस गायब भाग को आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा ऑप्शन उसे फिल कर सकता है। तो इसमें एक एक पैटर्न को पकड़ के चलते हैं। जैसे अगर हम लाइनों का पैटर्न देखें तो लाइनें नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे गई हुई हैं, तो ऊपर से नीचे वाली लाइन इसमें नहीं आ सकती, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, दो चीजें हो गई। दूसरा, अब जो हमारा आकृति पूरी करनी है वो ऐसे आएगा ऊपर से, तो वो ऐसे आएगा ना कि ऐसे जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के होते हैं आकृति को पूरा करना, मतलब कंप्लीट द इनकम्प्लीट फिगर। अगले प्रश्न में देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, लेकिन बहुत आसान होता है। लेकिन इसका पैटर्न अगर आप समझते हैं तभी। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है कि बनाया जा सकता है, एक होता है कि नहीं बनाया जा सकता। अब उसने कहा है नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इन अक्षरों का प्रयोग करके बन जाएंगे। तो जो ये इन्फ्लेशनरी दिया है इसके सारे लेटर ही हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें आई 2 बार यूज करना है तो आई 2 बार मौजूद होना चाहिए, इसका ये मतलब होता है कि आई 2 बार यूज करना है तो 2 बार ही होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर आई मौजूद है तो नीचे आप कहो कि आई है तो सही ऊपर, चाहे हम कितनी बार भी यूज करें, ऐसा नहीं है। उसमें जितनी बार वो देगा उतनी बार ही यूज करना है। तो सबसे पहला देखें फ्लेयर, FLAIR, तो FL ये रहा, A ये रहा और I भी है और R भी है, सारे लेटर ऊपर मौजूद है तो ये बन सकता है। फॉल्टी, FAU, अब यहाँ U का प्रयोग हुआ है जबकि U ऊपर कहीं भी हमें दिया हुआ नहीं है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बाकी दोनों बन सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसे एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं। जैसे राशन, RATION, RA ये रहा, TION ये रहा। नेशन, नेशनल भी इसमें से बन सकता है, NATIONAL, तो क्या हो गया NATIONA और L यहाँ से उठाएंगे तो ये भी बन सकता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्योंकि उसने हमसे पूछा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो U इसमें मौजूद है और ऊपर मौजूद नहीं है, तो U नहीं बनाया जा सकता। अगले प्रश्न में देखिए, ये होते हैं वैन आरेख के क्वेश्चन। वैन आरेख के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एक संबंध स्थापित करना होता है, और वो संबंध देखिए, शेर और लोमड़ी। शेर और लोमड़ी दोनों अलग अलग प्रजाति के होते हैं और अलग अलग जो है टाइप के काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक जैसे तो नहीं होते, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, तो इसलिए उन्हें हम अलग अलग बनाएंगे। अब अगर मांस बक्सी की बात करें तो मांस बक्सी होता है मांस खाने वाला, अब ये दोनों मांस खाते हैं तो इसलिए मांस बक्सी के अंदर आएंगे, तो ये कहलाएगा कि ये पूर्णतः समाहित होंगे, इसे ऐसा कहते हैं रीजनिंग की लैंग्वेज में। बट मांस बक्सी और उसके अंदर 2 जानवर हैं, शेर और लोमड़ी, इसका मतलब वो दोनों मांस पे निर्भर होते हैं लेकिन एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं, तो इसके अंदर वो अलग अलग बनाए जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। हर एक एग्जाम में वैन आरेख का क्वेश्चन आता है और वैन आरेख जो है हमारे कथन निष्कर्ष बनाने में भी बहुत यूजफुल होते हैं। अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, कौन सा क्षेत्र महासागर और अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है। महासागर कौन सा है हमारा, ये है, और अटलांटिक महासागर कौन सा है, ये है। ठीक है भाई, लेकिन आर्कटिक महासागर को नहीं, आर्कटिक महासागर कौन है, ये है। जिसको हमें निरूपित नहीं करना उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम काट देंगे। अब हमसे कह रहा है
महासागर और अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है। मतलब ऐसी संख्या जो दोनों में आती हो, महासागर में भी और अटलांटिक महासागर में भी। ऐसी संख्या यहाँ सिर्फ 7 है, क्योंकि 3 अटलांटिक में आ रही है लेकिन महासागर में नहीं आ रही है, 4 महासागर में आ रही है लेकिन अटलांटिक महासागर में नहीं आ रही है। तो 7 ही एक ऐसी संख्या है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसके अंदर 3 एक प्रकार के होते हैं और एक अलग होता है, इसीलिए इसे फाइंड द ऑड वन भी कहते हैं। मतलब जो डिफरेंट है, 3 एक जैसा पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, तो इसमें से हमें वो अलग ढूंढना होता है। चलिए ढूंढते हैं कैसे होगा। अब इनमें यहां देखें AWAY, तो सारे के सारे लेटर जो इधर मौजूद हैं वो उधर भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब सीधा सा ये निकलता है कि इनकी जो जगह है वो हमने बदली होगी, इनकी प्लेसेस का रीअरेंजमेंट किया होगा। उसी रीअरेंजमेंट को देख के हम लोग अंदाजा लगाएंगे कौन सा इनमें से अलग होगा। तो बस ये हम पता कर लेते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। जैसे अब हम यहाँ देखें, WA जो बीच में था वो यहाँ आ गया WA, और Y पहले था A बाद में, उसने ऐसा लिखा है, जबकि A हमारा पहले है Y बाद में है, तो YA हो गया। ठीक है, तो बीच वालों को एज इट इज लिखा गया है। यहाँ बीच वाले EE ऐसे कैसे लिखे गए हैं और T और M ये लिखा गया है, तो ये दोनों एक जैसे हैं। अब इसी पैटर्न को जो तीसरा फॉलो कर रहा होगा वो इनके जैसा होगा, और जो इसे फॉलो नहीं कर रहा होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें अलग फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या, बीच वाले दोनों ऐसे कैसे लिखने हैं। तो IK को हमें IK ही लिखना था, वो नहीं लिखा हुआ है, जबकि यहाँ AV को AV लिखा गया है और E और H अलग कर दिए गए हैं जैसे ऊपर किए गए। तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीनों उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो पहला कर रहा है। प्रश्न 10, अब ये होते हैं आपके एनालॉजी के क्वेश्चन, और एनालॉजी के क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, जब नंबर एनालॉजी हो तो उसमें क्या होता है बच्चों, इन दोनों का संबंध आपस में होगा। ठीक है, अब यहाँ असंगत विकल्प आपको पता करना है। असंगत विकल्प अभी पीछे समझाया, 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। पिछले वाला था आपका अल्फाबेट वाला और ये है नंबर वाला। अब यहाँ हमें देखने से पता चल रहा है कि 19 और 361 में सीधे सीधे पता है, जिनको वर्गों की ज्ञान है उनको पता है कि 19 का वर्ग 361 होता है। अब इसी प्रकार से हम देखें तो 23 का जो वर्ग होता है, देखो वर्ग निकालने का तरीका समझाता हूं, जिसको नहीं आता है वो सीख सकते हैं। इस संख्या का वर्ग करो, 3 3 9, फिर इन तीनों की गुणा करो, 2 3 6 दूनी 12, एक यहाँ कैरी हो जाएगा, फिर इसका वर्ग करो, 2 दूनी 4 और 1 5, 529 होता है। इसने 539 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो इसको फॉलो करेगा या तो इसको फॉलो करेगा। अगर सब में स्क्वायर होगा तो ये अलग हो जाएगा, और सब में स्क्वायर नहीं होगा तो फिर पहले वाला अलग हो जाएगा। बस यही होता है इसका तरीका। तो अब हम देखें, यहाँ 28 का वर्ग 784 और 17 का 289 होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ अलग है, उसमें वर्ग नहीं दिया, बाकी तीनों में वर्ग दिया है। अब जरूरी नहीं होता है दोस्तों कि इसमें सब में वर्ग ही हो, क्या पता ये 539 मतलब यहाँ 529 वर्ग हो तो उससे 10 ज्यादा लिखा है, तो इसमें 784 से 794, 89 से 99 अगर लिखा होता तो फिर फर्स्ट वाला अलग हो जाता। समझ गए? तो जरूरी नहीं है कि ये वर्ग वाला ही हमेशा एक जैसे हो। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं। आयत की बहुत प्यारी सी तरीका समझाता हूं। इसके अंदर क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास एक आयत है, इसमें से अगर मैं बीच में एक लाइन खींच दूं ऐसे, तो यहां 1 से 3 में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, एक ये हो गया, एक इधर वाला हो गया 2, और तीसरा कहां से बनेगा, ये पूरा एक तीसरा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हमारे पास एक आयत हो और उसमें बीच में एक लाइन आ जाए तो वहां से हमें तुरंत 3 आयत मिल जाते हैं। तो ऐसे अगर हम देखें तो एक आयत ऐसा है, तो इसका मतलब इसमें बीच में लाइन आने की वजह से यहाँ 3 आयत हो जाएंगे। एक ऐसा यहाँ पर भी है, इसमें बीच में लाइन आने से एक 3 आयत यहाँ मिल जाएंगे। और अगर देखूं तो बड़ा वाला देखो, एक बार बड़े वाले में देखें तो ये आप देखें तो इसमें भी बीच में एक लाइन है, तो यहाँ से भी 3 मिलने चाहिए। लेकिन समझने की बात क्या है कि अब ये 3 जैसे होंगे, यहाँ समझना है आपको, ऊपर वाला हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो इसका मतलब एक ये नीचे वाला और एक ये बड़े वाला, तो फिर हमें 2 ही मिलेंगे। तो इसलिए हम कहेंगे 2 यहाँ से प्राप्त हो गए। अब इससे अलग हमें यहाँ कोई और नहीं मिल रहा है, तो 3 3 6 और 2 8, तो इसलिए इसमें टोटल 8 जो है आयत मौजूद है।
अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि पेल को 2134 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, जब भी आपको अल्फाबेट दिए हों, जैसे यहाँ PALE दिया है और उसके कोड दिए हों, तो ये ज़्यादातर आपके नंबरिंग पे निर्भर करते हैं। जैसे P जो है हमारा कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे, तो यहाँ दिया है 2। अब इसमें खूबी क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जब आपको एक से ज़्यादा जो भी आपका वहाँ अल्फ़ाबेट दिए हैं, एक से ज़्यादा कोई भी वहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पेल लिखा है, यहाँ अर्थ लिखा है, तो जब ऐसे होता है तब ऐसा भी होता है कि इनके कोड इनके सामने ही मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ P के सामने 2 मौजूद है, A के सामने 1 मौजूद है। इसको कंफर्म करते हैं अर्थ वाले से, A के सामने कौन सा मौजूद है, 1 है। इसका मतलब हमने ना कोड यहाँ नंबर के हिसाब से, उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से नहीं लिखा है, बस यहाँ दे रखा है और हमें कंपेयर करके यहाँ से आपको उनके कोड उठाने हैं। अब ये कहाँ से आपको कंफर्म हुआ, एक तो इससे कंफर्म हुआ, दूसरा कंफर्म करने का तरीका होता है कि जिसका आपसे पूछा है उसमें जो जो अल्फाबेट मौजूद हैं वो सारे अल्फाबेट ऊपर होंगे। PEA ये रहा, PEAR ये रहा और L ये रहा। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि जो हमारे पास यहाँ आंसर होगा ऊपर से कोड कंपेयर करके आ जाएगा। तो P का कोड यहाँ 2 बनता है और E का कोड हमारा 4 बनता है, A का कोड हमारा देखें तो 1 बनता है और R का कोड यहाँ देखिए तीसरे नंबर वाला 5 बनता है और L का कोड जो है यहाँ तीसरे नंबर वाला 3, 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 ऑप्शन बी में दे रखा है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कब हमें इनकी प्लेस वैल्यू यूज करनी है और कब हमें इन्हें कंपेयर करना है। तो कंपेयर जब करना है कि जो जो अल्फ़ाबेट आपको चाहिए वो सारे अल्फ़ाबेट ऊपर जिनके कोड दिए उनमें मौजूद हों, तो हमेशा उसमें कंपेयर करके आंसर आएगा। अगले वाला क्वेश्चन ये है कोडिंग और डिकोडिंग का। अब भाई इसमें कोड कैसे बनते हैं, कोड बनते हैं उसके अनुसार। अब वो जो बात कहेगा हमें ये मान के चलना है कि वो जो भी कह रहा है वो सत्य है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, उसके अनुसार हमें चल के अपना काम करना पड़ेगा। उसने कहा यदि पेड़ को हम पहाड़ कहें, पहाड़ को हम पानी कहें, पानी को जंगल कहें, जंगल को बस, बस को ट्रक। यहाँ से हमें कोड मिल गया हर किसी का, भाई पहाड़ जो है वो पेड़ का कोड है और पानी जो है, पहाड़ को पानी कहना है तो पहाड़ का कोड पानी हो गया। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में सबसे लास्ट में पहुंचना है। उसने कहा मछली कहाँ रहती है, ये आपको अपनी नॉलेज से निकालना है पहले। तो मछली कहाँ रहती है बच्चों, पानी में रहती है। तो जो पानी है उसका कोड फिर हमें ऊपर से निकालना है, वो हमारा आंसर होगा। पानी पे आप यहाँ टिक नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि उसने कहा कि भाई हम पानी को क्या कह सकते हैं, हम पानी को जंगल बोलेंगे। तो हमारी कोडिंग ये है कि हम पानी को जंगल बोलेंगे, ठीक है। और वो मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। जब हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे होते हैं तब हम इन कोड का प्रयोग नहीं करते, तब पहले अपना आंसर निकालते हैं एक्चुअली में वो क्या होगा। तो मछली कहाँ रहती है, वो पानी में रहती है। फिर हम देखेंगे पानी को इसने क्या कहा है, पानी को जंगल कहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस कोड के हिसाब से हम कह सकते हैं कि मछली जंगल में रहती है। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, GECA को 8642 कोडित किया जाता है, तो उसी प्रकार HFBD को कैसे कोडित करेंगे। तो अब ये प्लेस वैल्यू पे निर्भर करेगा। प्लेस वैल्यू पे क्यों निर्भर करेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ G जो है हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 7 नंबर पे आता है, जबकि इसने कहा उसका कोड 8 है। E जो है हमारा वो 5 नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जबकि इसने कहा उसका कोड 6 है। C जो है हमारा वो 3 नंबर पे आता है, जबकि उसने कहा इसका कोड 4 है। और A हमारा 1 नंबर पे होता है, जबकि इसने कहा उसका कोड 2 है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो जो इनकी प्लेस वैल्यू है उनसे एक एक बढ़ा के हमने लिखा हुआ है, वही हमारा आंसर है। तो अब हमें इनके कोड निकालने हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में किस जगह पे आता है, कौन सी प्लेस पे अंग्रेजी वर्णमाला में होगा वो निकालना है, और उसमें एक ऐड करके आपको उसका कोड मिलेगा। जबकि जो H होता है वो 8 नंबर होता है, तो उसका कोड हो जाएगा 9, एक बढ़ा के हमें लिखना है। F जो है हमारा कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, तो एक बढ़ा के लिखना है। कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, ठीक है। B 2 नंबर पे आता है तो 3 लिखना है यहाँ, ठीक है बच्चों। D 4 पे आता है तो हमें 5 लिखना है। तो 9 7 3 5 जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेस वैल्यू बहुत मायने रखती है, तो इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा
अल्फाबेट किस नंबर पे आता है ये आपको याद करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीन चीजें बहुत खास होती हैं रीजनिंग के अंदर, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर के उस पे आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, वो याद करना है, वर्ग याद करने हैं, घन याद करने हैं। ये तीन चीजें अगर आपको अच्छे से आती है तो रीजनिंग आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लेफ्ट को हम राइट लिख सकते हैं तो वर्टिकल को हमें क्या लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एल का आर से संबंध ढूंढने बैठ जाते हैं, ई का आई से संबंध ढूंढने बैठ जाते हैं, लेकिन और ये होता भी है इसके अंदर जो एनालॉजी के क्वेश्चन है उनमें यही होता है, पहले लेटर का पहले लेटर से रिलेशन होता है। लेकिन बच्चों इसमें एक बात याद रखना कि कई बारी इसमें सिर्फ हमारा लेटर का नहीं पूरे के पूरे शब्द का भी रिलेशन होता है। अब यहां देखें, पूरे शब्द का अगर कोई मतलब बनता है तो उसमें पूरे शब्द का रिलेशन होगा। जैसे लेफ्ट का मतलब होता है बायां और राइट का मतलब होता है दायां, तो इसका मतलब पूरे शब्द का पूरे शब्द से रिलेशन दे रखा है। लेफ्ट का बिल्कुल विपरीत राइट होता है। वैसे ही वर्टिकल वर्टिकल होते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, और उसका विपरीत होता है हॉरिजॉन्टल जो नीचे की तरफ होता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन सी। अब ये अंग्रेजी शब्दकोश पे निर्भर वाला क्वेश्चन था, है विलोम शब्द का, लेकिन अंग्रेजी शब्दकोश में थोड़ा ज्ञान जिसको है उसको ये आसान लगने वाला है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहां भी हमें जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है, और यहां जो दिया है हमें संबंध वो दिया है तालाब और पानी। तालाब और पानी का एक रिलेशन ढूंढना है। अब हमें पता है तालाब में भरा जाने वाला पदार्थ जो है वो पानी होता है, या तालाब के अंदर जो पाया जाता है वो पानी होता है। तो उसी प्रकार से माउंटेन पे क्या पाया जाता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। पक्षी, पक्षी तो पेड़ों पे होते हैं, माउंटेन के ऊपर पेड़ हो सकते हैं लेकिन उसके ऊपर होंगे। चढ़ना माउंटेन पे नहीं पाया जाएगा। जानवर पाए जा सकते हैं बट जो सबसे कॉमन है जो माउंटेन पे पाया जाएगा वो है चट्टान, क्योंकि चट्टानों से मिलके ही माउंटेन बनता है, तो ये ज्यादा इससे मेल खाता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सीरीज के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि ना आए, तो सीरीज के क्वेश्चन बहुत खास होते हैं और ये निर्भर करते हैं आपके सम, विषम, आपकी जो प्राइम नंबर होते हैं, आपके वर्ग, घन, इनके एक पैटर्न पे निर्भर करते हैं। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है, ये बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन आपको नजर आएगा। जैसे अगर मैं 5 से 8 पे जाने के लिए देखूं तो 3 का अंतर है, फिर 8 से मैं 13 पे जाने को देखूं तो 5 का अंतर है, 13 से 21 पे जाने को देखूं तो 9 का अंतर है, अब 8 का अंतर है, माफ कीजिए। अब यहां देखें, यहां 3 है, यहां 5 है। अगर यहां 7 होता तो हम ये कह सकते थे कि इन सब में जो है प्राइम नंबर्स का डिफरेंस है, मतलब अभाज्य संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ 3 और 5 तो अभाज्य संख्या है, अगली होनी थी 7 अभाज्य संख्या, वो नहीं है। तो आप लोग इससे नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। फिर हमें क्या करना होगा, आप यहाँ देखें 5 और 8 मिलके क्या बनाते हैं 13, 8 और 13 मिलके क्या बनाते हैं 21, 13 और 21 मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, वो होगा 34। तो ये एक स्पेशल टाइप का आपका पैटर्न होता है जिसमें पिछली दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या में दिया है, फिर अगली दो संख्याओं को योग उससे आगे दिया है, फिर उससे अगली दो संख्याओं का योग उसके आगे दिया है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पहुंचे 34, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन करें। गलत पद मतलब यहां जितनी भी संख्याएं दी हैं वो किसी ना किसी प्रकार से बाकी सब से मेल नहीं खाती होगी, एक बिल्कुल अलग होगी, बाकी सब एक जैसे होंगे, उनका मेल खाते होंगे, वो आपस में एक जैसा पैटर्न बनाते होंगे। अब देखने के लिए 125, 512, 343, 27 और 64 मुझे साफ साफ नजर आ रहे हैं कि सब के सब जो है घन है। अब ये किसका घन है, 5 का है, ये किसका है 8 का है, ये किसका है 7 का है, ये है 3 का और ये है 4 का। लेकिन जो मुझे यहां नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है अलग कैसे निकालूं। अब अलग निकालने के लिए घन तो सारे हैं, घन सारे हैं, तो फिर देखें 5, 8, 7, 3, 4। अब हो सकता है कि ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या है, तो एक और विषम संख्या होती तो फिर हमारा आंसर आ जाता कि भाई विषम संख्याओं के घनों को एक तरफ कर देते, सम संख्या का घन एक तरफ हो जाता। लेकिन ये भी सम है और ये भी सम है, यहाँ सम वाले भी दो आ गए। तो उस केस में अब अगर यहाँ एक पैटर्न देखें तो 64 जो है
वो आप देखिए 4 चौक 16 चौके 64, लेकिन वो 8 का वर्ग भी होता है। ये किसी एक संख्या का घन भी है और किसी एक संख्या का वर्ग भी है। बाकी लेकिन सारी संख्याएं किसी ना किसी का घन ही है, लेकिन किसी का वर्ग नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ 64 इस श्रृंखला से अलग बन जाता है। तो ये हो गया हमारा गलत पद। अब ये देखिए, पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में आप लोगों को गैप फिलिंग सिखाई थी। अब हमारे पास आ गए नंबर्स, तो नंबर्स में भी हमारे गैप फिलिंग हो सकते हैं। जैसे छोटी एबीसीडी में बीच बीच में गैप्स होते हैं, तो ये नंबर्स में भी हो सकते हैं। उसी को यहाँ दिया हुआ है, तो उसका हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इसमें देखेंगे हमारा क्या अलग होगा या क्या पैटर्न बनेगा यहाँ। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको पेयर्स बनाने होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो पेयर्स कैसे बनाते हैं, पहले देखेंगे कितनी जगह यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 की बात करें तो 4 4 के पेयर बन सकते हैं, बस सीधे सीधे। तो 4 4 के पेयर बनाते हैं, तो एक ये बन गया, 1 2 3 4 ये बन गया, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था जहां 2 से ज्यादा आपके पास दिए होंगे, जगह भरी हुई होगी, उस वाले की तरफ जाना है। जैसे ये भरा हुआ है, यहाँ 3 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमारे पास 7 और 2, स्टार्टिंग में 7 है, फिर लास्ट में 2 है। तो यहाँ स्टार्टिंग में 7 और लास्ट में 2 इस पैटर्न को फिल करता है। तो अगर मैं यहाँ 5 कर दूं और यहाँ 3, ये दोनों एक जैसे हो जाएं, लेकिन इसी चीज को करते हुए अगर इसमें करें तो ये भी इस जैसे ही बन जाता है और ये भी इस जैसा ही बन जाता है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसके अंदर ऑप्शंस का यूज करते हैं, तो चारों ऑप्शन रख के देखने होते हैं। उससे बढ़िया होता है आप ऐसे पैटर्न बनाएं। तो हमारा जो बन गया वो है 3 7 2 5, 3 7 2 5 7 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपके हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन डेली तैयार करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए डेली एक ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे। अब आप लोगों के लिए एक आपका रीजनिंग टेस्ट, डेली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई यहाँ क्या होने वाला है। आप लोगों ने जो कुछ सीखा उसके आधार पे इसको एक आंसर देख के जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस कर लेंगे, कल वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर, कि भाई इसका आंसर क्या होगा। फिर आप लोग देख सकते हैं किस किस का आंसर वहाँ सही था। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बढ़िया ऐसे प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। मिलता है कल फिर। थैंक यू।